गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अबे। गुड मॉर्निंग प्रिंस। गुड मॉर्निंग बेटा। नहीं बेटा, रूम में हूँ। अलग जगह बना रखा है आज थोड़ा। क्या वहाँ पे थोड़ी सी लाइट का इशू है ना, उस वजह से। हाँ वो क्या है, करेंगे अरेंजमेंट करेंगे। अभी आज स्टार्ट ही किया है तो देखेंगे, बाकी दिखाई दे जाएगा। कोई इशू हो तो बता देना। पाँच मिनट इंतज़ार करते हैं, देखो बच्चे आते हैं तो एक्स्ट्रा। गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ लें। ठीक है बेटा, चलो आज अपन बात करेंगे किसके बारे में। साइंस का ही एक चैप्टर है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। केमिस्ट्री का चैप्टर है। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? आज अपन डिस्कशन करेंगे इस वाले चैप्टर के बारे में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। हिंदी में इसका नाम है तत्वों का आवर्तीय क्लासिफिकेशन। बोले तो डिफरेंस, विभाजन, जो भी है देख लेना एक बार। ठीक है कि आपके पास में इस चैप्टर को सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हो, है ना। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बोले तो तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? तुम लोगों ने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तुम्हारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। ठीक है, तो वो सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं बेटा? तत्वों की कैटेगरी में आते हैं, एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम, तुम लोगों ने आज तक 8th क्लास में पढ़ते हुए आए हो तुम लोग कि कोरोजन लगता है किसके ऊपर? लोहे के ऊपर जंग लगता है। तो लोहा जो है, आयरन जो है, वो क्या है? एक तरीके का एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर क्या है? एक तरीके का एलिमेंट है। तो ऐसे करके हमारे, अगर हम अपनी अर्थ के ऊपर बात करें तो टोटल अभी तक जो वेल नॉन एलिमेंट हैं वो 118 एलिमेंट ऐसे हैं, 118 तत्व ऐसे हैं जो अभी तक हमको जिनकी जानकारी प्राप्त है ना। अभी हो सकता है इसके आगे भी कुछ एलिमेंट डिस्कवर हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 118 ही एलिमेंट आपकी अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पॉसिबल है कि इससे ज़्यादा भी एलिमेंट आपकी अर्थ के ऊपर पॉसिबल हो सकते हैं, कि 118 एलिमेंट से भी ज़्यादा एलिमेंट आपकी अर्थ के ऊपर पॉसिबल हों। ठीक है, अभी तक साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किए हैं वो कितने एलिमेंट डिस्कवर किए हैं बेटा? 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट को डिस्कवर किया है अभी तक। तो भाई इन एलिमेंट्स को जमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों भाई? 118 एलिमेंट को अगर एक स्टूडेंट लाइफ में आप याद करना चाहो तो वो इम्पॉसिबल है। 118 एलिमेंट को आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में याद नहीं कर सकते, और वो भी कंटिन्यूटी में याद करना तो और ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जैसे हम बोलते हैं कि पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है, फिर कार्बन आता है। तो कंटिन्यूटी में आपको अगर 118 एलिमेंट को याद करना हो, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को याद करना हो, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को याद करना हो, क्योंकि सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, मतलब सबके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, सबके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, कोई कौन से नंबर पे आता है, कोई कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम किसी के साथ में रिएक्ट करें तो वो कुछ और देगा। जैसे कि कॉपर को सल्फेट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देता है अपने को? ब्लू कलर देता है। ठीक है, नीला कलर देता है।
अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो है वो किसी और कलर का होता है। मतलब सबके अपने अपने अलग अलग कलर होते हैं, सब लोग अपनी अपनी एक अलग से रिएक्शन देते हैं, केमिकल रिएक्शन देते हैं। तो सब क्या है, अपनी अलग अलग विशेषता रखते हैं, अलग अलग भौतिक गुणधर्म है उनके, अलग अलग रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो यार इतने 118 एलिमेंट को याद करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। तो उसके लिए क्या किया, हमारे देश में अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या कर दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया, इन एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया कि मान लो सपोज दैट आपके पास में 118 एलिमेंट हैं, तो इनमें 118 तत्व हैं, तो इनमें से कुछ एलिमेंट तो ऐसे होंगे ना जिन एलिमेंट की विशेषताएं या केमिकल प्रॉपर्टीज शायद सेम रही हों। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे रहे होंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रही हों। तो इनको मिला के उन्होंने क्या बना दिया, एक कॉलम बना दिया कि भाई ये कॉलम है मेरा, और इस कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, जितने भी तत्व आएंगे, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज, उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया बेटा, क्लासीफाई कर दिया। अब भाई अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो तो स्टार्टिंग में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। ऐसा होता है यार, हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो, और हम उसको ईजाद करना चाहें, उसकी डिस्कवरी करना चाहें, उसको ऑब्जर्व करना चाहें, तो हमसे क्या होगी बेटा, स्टार्टिंग में गलती होगी ही होगी, है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हमसे गलती होगी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरी दी, अपनी अपनी खोज की उन्होंने, ठीक है। जैसे सबसे पहले आए थे डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट आए बेटा, सबसे पहले आपके साइंटिस्ट आए, डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट आए, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना थोड़ा सा। डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला बेटा, डोबेराइनर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, अच्छा डोबेराइनर से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इनको मेटल और नॉन मेटल, बोले तो धातु और अधातु में क्या किया था, इनको डिवाइड किया था। बुकों में अगर हम बात करें तो बुक्स वगैरह में सबसे पहले डोबेराइनर का नाम आता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। और हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मतलब क्लासिफाई करने की कोशिश की थी उन्होंने, उस वजह से इनका नाम सबसे पहले आया। तो डोबेराइनर ने क्या किया बच्चा, डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट ने ये बोला कि उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को या तत्वों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार अरेंज कर दिया। व्हाट आई एम सेइंग बच्चा, आई एम सेइंग दिस थिंग, डोबेराइनर नाम के पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था बेटा, एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया था, बोले तो व्यवस्थित करना स्टार्ट किया इन्होंने, सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज किया। अब उनकी अरेंजमेंट का उन्होंने क्या बेस रखा अपनी अरेंजमेंट का, तो इन्होंने अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के, किसके, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना चाहा, एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहा। अगर हम हिंदी में बोलें तो हिंदी में क्या होगा बेटा, उन्होंने जो आणविक द्रव्यमान, क्या, आणविक द्रव्यमान के अकॉर्डिंग क्या करना चाहा, एटम्स को अरेंज करना चाहा, एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहा। किसके अकॉर्डिंग बच्चा, आणविक द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, कि जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान, अणुओं का द्रव्यमान बढ़ेगा या परमाणुओं का या तत्वों का द्रव्यमान बढ़ेगा, वैसे वैसे उनको अरेंज करता जाएगा, अपन अरेंज करते जाएंगे। मतलब उनका मेन पर्पज क्या था, उनका मेन पर्पज ये था कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे पहले, और अरेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार किया जाएगा। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या किया बेटा, 3 ट्राइड्स दिए, ठीक है। इन्होंने अपना एक लॉ दिया था, डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक लॉ दिया था, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड। उनके लॉ को क्या बोला गया बेटा, त्रिक का नियम, त्रिक का नियम, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज की कि उन्होंने जो एलिमेंट बनाए थे या उन्होंने जो कॉलम बनाए थे या फिर उन्होंने जो भी एलिमेंट एक साथ लिए थे ना, उस एलिमेंट के अंदर 3 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पहले वाले की, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों एलिमेंट को इन्होंने ले लिया और तीनों एलिमेंट को अरेंज कर दिया।
क्योंकि उन्होंने क्या किया था, स्प्लिट फॉर्म में अरेंज किया था कि भाई 3 एलिमेंट एक साथ ले लिए, फिर 3 एलिमेंट एक साथ ले लिए, फिर 3 एलिमेंट एक साथ ले लिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर ढंग से देखो तो लिथियम जो है वो कौन सी पोजीशन पे आता है बेटा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरे नंबर पे आता है। अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें, मतलब परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग देखा जाए, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसको, तो लिथियम जो है वो कौन से नंबर पे आता है बच्चा, तीसरे नंबर पे आता है। और अगर मैं इसका एटॉमिक मास देखूं, ठीक है, परमाणविक द्रव्यमान देखूं, तो क्या होगा, इसका लिथियम का 7 होगा, ठीक है। उसके बाद में सोडियम आया, उसके बाद में क्या आया बच्चा, पोटेशियम आया। बोलो इतनी चीज समझ में आई क्या तुम लोगों के? बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही हैं क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोगों को? ठीक है, तो ये इसका तो एटॉमिक द्रव्यमान जो था वो 7 था, इसका 23 था और इसका 39 था। अब एक बात दोबारा समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भाई हम पहले तो इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मतलब आवर्त सारणी का तत्वों का आवर्ती फलन, जो भी है यार एक बार देख लेना हिंदी में, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब तत्व होता है, पीरियोडिक मतलब आवर्ती फलन होता है, ठीक है। मतलब पीरियड्स उनको एलिमेंट को किस अकॉर्डिंग जमाया जा सकता है, एलिमेंट्स को किस अकॉर्डिंग अपन अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लासिफिकेशन करने की इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कितने एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से इसको अरेंज किया गया, क्यों इसकी टेबल बनाई गई, तो मैंने सारी चीज तुम लोगों को बताई। क्योंकि स्टार्टिंग में अपने पास में इतने ज्यादा एलिमेंट नहीं थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई। डिस्कवरी होते होते आज की अगर हम बात करें तो टोटल 118 तत्व हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरी हम लोग कर चुके हैं। 118 एलिमेंट को याद करना स्टूडेंट लाइफ में इम्पॉसिबल था, ठीक है। इम्पॉसिबल बोले तो बहुत ज्यादा हार्ड था, बहुत ज्यादा टफ था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन एलिमेंट के बारे में बताया और इन 118 एलिमेंट को क्या करने की कोशिश की बेटा, अरेंज करने की कोशिश की, जिससे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल स्टूडेंट भी इन 118 एलिमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इन 118 एलिमेंट को इजीली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद कर सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल बनाई, एक आवर्त सारणी बनाई, ठीक है, पीरियोडिक टेबल बनाई, एक आवर्त सारणी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, एक पर्टिकुलर वर्ग और आवर्त के अंदर उन्होंने ऐसे एलिमेंट को रखा या ऐसे तत्वों को रखा जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या थी बेटा, सेम थी। इतनी चीज समझ में आई। फिर उसके बाद में मैंने तुम लोगों को यह चीज बताई बेटा कि अगर मान लो सपोज दैट अगर आप किसी चीज को इनिशिएट करते हो, स्टार्ट करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली उस चीज को एकदम से क्या हो जाओ, सक्सेस हो जाओ। जिस चीज के बारे में आप लोगों को नहीं पता और अगर आप उसको इनिशिएट करना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपको डायरेक्टली सक्सेसफुल आप नहीं होगे, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में फेल्योर हाथ लगेगी। तो ऐसे ही इन 118 एलिमेंट को अरेंज जब किया गया ना, तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिनमें सबसे पहले इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है बेटा, डोवेराइनर को। डोवेराइनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा अपने एलिमेंट्स को उस टाइम पे उन्होंने एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया, किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया, लॉ ऑफ ट्राइड के अकॉर्डिंग। इनके लॉ को लॉ ऑफ ट्राइड क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने अपने उसमें मतलब जो इन्होंने जो टेबल बनाई थी, अपनी टेबल में केवल 3 एलिमेंट को रखा और ऐसी इन्होंने 3 टेबल भी बनाई, ठीक है। इन्होंने अपनी टेबल के अंदर 3 एलिमेंट को रखा और उन 3 एलिमेंट को रखने की वजह से इनको त्रिक का नियम बोला गया, लॉ ऑफ ट्राइड का नियम बोला गया। इन्होंने यहाँ पे ये जो एलिमेंट थे इसको किस तरीके से अरेंज किया, इसको किस तरीके से अरेंज किया, तो इन्होंने एटॉमिक मास के, आणविक नहीं है बेटा, ये परमाणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की। मतलब इन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे उनका द्रव्यमान या इनका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे मैं इनको क्या करता जाऊंगा बेटा, अरेंज करता जाऊंगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? बोले बेटा इतनी चीज समझ में आई? किसी को कोई डाउट है इस चीज में बच्चा? किसी को भी डाउट है इस चीज में कोई?
तो सबसे पहले बेटा कौन से साइंटिस्ट आए थे आपके, डोवेराइनर नाम के साइंटिस्ट आए थे, और इन्होंने क्या दिया था, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बस, लॉ ऑफ ट्राइड दिया था इन्होंने, अरेंज किया इनको एटम्स को या एलिमेंट्स को अरेंज किया, इन एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया इन्होंने बच्चा, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको अरेंज की। ठीक है, थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं मैं, जल्दी से उतार लो बेटा इसको। है ना, केवल ये दो इंफॉर्मेशन उतारनी है आप लोगों को। डोवेराइनर नाम के साइंटिस्ट आए थे, और इनका जब ये आए थे उस टाइम पे 1829 में आए थे बेटा, ये 1829 में आए थे। डन बेटा, हाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड 7 is the atomic mass of lithium, 23 is the atomic mass of sodium, 39 is the atomic mass of potassium। ये सारे बेटा आप लोगों के जो एटॉमिक मास होते हैं ना वो है, ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया ना, ये एटॉमिक मास हैं आप लोगों के। इज दैट क्लियर? ओके, चलो मैं मिटाने जा रहा हूं, है ना। मिटा दूं? ओके 1 2 3 ओके। भाई लोगों किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है ना, ऐसे शर्माना मत, ठीक है। चलो तो बेटा पहले मैं इसका जो, हाँ बेटा बेटा लॉ ऑफ ट्राइड्स था एलिमेंट्स के बारे में, कि एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया जाए, आप एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, वो लॉ ऑफ ट्राइड में बताया गया था। ठीक है, मैं बता देता हूं लॉ ऑफ ट्राइड था क्या। ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स, एक मिनट, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, group of 3 elements having similar chemical properties, group of 3 elements having similar chemical properties are obtained। है ना, पहले देखो इसको समझो, लॉ ऑफ ट्राइड को समझो, क्या बोला गया मैंने क्या बोला बेटा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यही चीज मैंने तुम लोगों को समझाई कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। क्या बोला मैंने बच्चा, पहले तो सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो, सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटा, ऐसे फील नहीं आता मेरे को बिल्कुल भी, है ना। हाँ वीडियो ऑन रखो अपनी। मैंने क्या बोला बच्चा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, क्या बोला गया बच्चा, ये चीज बोली गई कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। समझ में आया क्या बोल रहा हूं भाई, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, है ना, परमाणुविक द्रव्यमान। एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ एक टेबल बनाई थी, मैंने क्या टेबल बनाई थी बेटा, सबसे पहले मैंने ले लिया था आप लोगों का, सबसे पहले मैंने क्या लिया था, लिथियम, और लिथियम के बाद में आ गया था सोडियम, और सोडियम के बाद में आ गया था पोटेशियम। लिथियम की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चा, 7,
लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है 7। सोडियम की अगर मैंने बात करूं तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास मैंने क्या लिखा था 23, और फिर मैंने पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या लिखा बच्चा 39। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा कि डॉवेलाइनर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया, और वो लॉ ऑफ ट्राइड क्या बोलता है बच्चा, लॉ ऑफ ट्राइड ये बोलता है कि आप जब एलिमेंट को अरेंज करोगे ना, आपने इन एलिमेंट को अरेंज किया, अरे भाई आपके पास में तो और भी एलिमेंट थे, और भी बहुत सारे एलिमेंट थे, आपके पास में हाइड्रोजन था, आपके साथ पास में हीलियम था, आपके पास में कैल्शियम था, आपके पास में स्ट्रोंशियम था, बहुत सारे एलिमेंट थे, आपने इन्हीं 3 एलिमेंट को एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर क्यों रखा, समझ में आ रहा है। तो भाई उन्होंने, जब वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब ये लॉ दिया, उन्होंने एक टेबल बना के इसको लिखा, तो एक कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रीजन तो रहा होगा ना। तो उनका रीजन यही था कि सबसे पहला रीजन उनका यह था कि भाई इसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखो, मतलब जब आप अरेंज कर रहे हो तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। और एक और रीजन इनका यह था कि उस टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे ना बच्चा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग दिस थिंग कि इस टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, उन्होंने 3 रखे, तो तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होनी चाहिए बेटा, सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ में आया? तो वही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कि जब तत्वों को परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोले तो बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, क्या अरेंज किया जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। तो उस ग्रुप के अंदर जो 3 एलिमेंट हैं, क्या बोला मैंने, उस ग्रुप के अंदर जो 3 एलिमेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो उनके रासायनिक गुणधर्म क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। पल्ले पड़ा क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? लॉ ऑफ ट्राइड क्या था? लॉ ऑफ ट्राइड यही था बेटा, समझ में आया? बहुत लंबा खिंच गया लॉ ऑफ ट्राइड, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा मेरे को बोलते रहना है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला कि आपके पास में एलिमेंट को अरेंज किया गया, उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के या परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, और उसके अंदर उन्हीं 3 एलिमेंट को रखा गया जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, जो इस लॉ को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। बोलो आया क्या समझ में? बोलो बेटा आया क्या समझ में? वंशिका मैम अपने आप को अनम्यूट करो। चलो करें आगे बच्चा। अच्छा, ऐसा नहीं था कि ये इन्होंने एक ही ट्राइड दिया था, इन्होंने 2 ट्राइड और दिए थे, मतलब उन्होंने टोटल कितने ट्राइड दिए थे बेटा, इन्होंने टोटल 3 ट्राइड दिए थे। एक और ट्राइड था, ठीक है, कौन सा ट्राइड था बता देता हूं मैं एक बार, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास होता है, इसका 88 होता है और इसका 137 होता है। ठीक है, 2 ही बहुत हैं, आप लोगों को 2 ही याद करने। तो देखो इन्होंने एक और ट्राइड दिया, और इस ट्राइड के अंदर भी उन्होंने क्या बोला कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी बच्चा, सिमिलर रहेगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। इसके अंदर कोई, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इन चीजों के साथ साथ इन्होंने एक और चीज बताई। उन्होंने क्या बताई? उन्होंने एक और चीज बताई। उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज निकालो, ध्यान से सुनना, कि ये जो कॉर्नर वाले एलिमेंट हैं, इन दोनों का अगर आप एवरेज निकालो तो वो जो एवरेज निकल के आएगा ना, वो किसके बराबर होगा, बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। यह चीज भी इन्होंने क्या की थी, कंसीडर की थी, यह चीज भी इन्होंने बताई थी। इन्होंने क्या बोला, एज एन एग्जांपल मान लो सपोज दैट लिथियम का एटॉमिक मास क्या है बच्चा, 7 है, तो 7 + 39 मतलब आपके जो कॉर्नर के 2 एलिमेंट है ना बेटा, जब इन दोनों का एवरेज निकाला जाए या एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए, चीज समझ में आ रही है? इन दोनों का एवरेज, भाई आपके पास में 2 क्वांटिटी हैं, 2 क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालते हो, दोनों का जोड़ करके और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एलिमेंट कर दो। भाई आपके पास में एक क्वांटिटी तो लिथियम है, एक क्या है, पोटेशियम है, दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाय 2 कर दिया।
तो 7 + 39 डिवाइड बाय 2 आप करोगे तो आपके पास में क्या आया, 9 10 कितना गया बेटा 46 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 23। तो उन्होंने एक चीज और बोली बेटा, उन्होंने ये चीज और बोली कि आपके पास में जो दो एलिमेंट होते हैं, जो कॉर्नर के दो एलिमेंट होते हैं, उनका एटॉमिक एवरेज जो आता है, उनके एटॉमिक मास का जो एवरेज आता है, उनके परमाणु भार का जो एवरेज आएगा या परमाणु द्रव्यमान का जो औसत आएगा ना बेटा, वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में? तो उनकी एक और ये चीज थी, इन्होंने क्या बोला बेटा कि आपके पास में ये जो बगल वाले दो एलिमेंट हैं, इन दोनों का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए, क्या निकाला जाए बच्चा, एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए, तो वो किसके इक्वल आएगा? एज एन एग्जांपल 40 + 137 डिवाइड बाय 2 किया जाए तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से 40 50 60 70 177 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5, 88.5। तो वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो अच्छा, इतनी चीज समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो ये इनका क्या था, लॉ ऑफ ट्राइड था, इनका ये लॉ ऑफ ट्राइड थे। अच्छा भाई, जब इन्होंने एलिमेंट के बारे में बता दिया, इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन दे दिया, तो बाद में और भी बहुत सारे अपन देखते हैं कि 118 की इतनी बड़ी टेबल अपने पास होती है, एक पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें अपन स्टडी करते हैं, हम बोलते हैं कि इसको याद करो। उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जब इन्होंने अपना एक लॉ दे दिया था, इन्होंने खुद का एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ट्राइड, ठीक है। तो अपन जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, जो हेनरी मॉजले की पीरियोडिक टेबल है, उसकी क्यों नीड ही, उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, उसकी नीड क्या थी? इसका मतलब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहे होंगे क्या? इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहे होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या थे? तो पहला डिसएडवांटेज तो बेटा इनका यह था कि जब इन्होंने ये लॉ ऑफ ट्राइड दिए थे ना, उस टाइम पे सारे के सारे एलिमेंट डिस्कवर थे ही नहीं। उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली ओनली 13 या 32 ऐसे कुछ एलिमेंट थे, मतलब प्रॉपर 118 एलिमेंट की खोज उन्होंने नहीं की थी। उस टाइम पे कोई भी 118 एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इनका जो डिसएडवांटेज था वो क्या था? पहला, ऑल एटम्स या ऑल एलिमेंट डिडंट डिस्कवर्ड दैट टाइम। ठीक है, जितने भी एलिमेंट थे ना बेटा उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे। ठीक है, और जब आपके पास में जब इतने सारे एलिमेंट, उन्होंने केवल 9 या 10 एलिमेंट के लिए 3 ट्राइड दिए, केवल 3 ट्राइड दिए उन्होंने, केवल 3 ट्रिक दिए, तो बाकी एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया जाएगा? तो इस वजह से इनकी थ्योरी को क्या कर दिया गया बच्चा? गलत साबित कर दिया गया। हालांकि इनकी एक और चीज गलत थी। क्या चीज गलत थी? कि इन्होंने इसको एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार अरेंज किया था। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इनको अरेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आगे जाओगे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसके लिए गलत सिद्ध हो जाएंगे, गलत प्रूव हो जाएंगे। बोलो बच्चे, यहां तक चीज समझ में आई क्या तुम लोगों के? सब लोगों को समझ में आई? ठीक है, उसके बाद में देखो एक और साइंटिस्ट आए, है ना। इसको अगर मैं इस फोटो कैप्चर करना चाहो तो कर लो, इसकी जल्दी करो बेटा फटाफट। डन 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 ओके, चलो मिटाने जा रहा हूं। 1 2 3 4 ओके। चलो बेटा, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने अपना एक लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव है ना। तो न्यूलैंड का अष्टक का नियम, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ठीक है, तो भाई बताया ना मैंने, भाई अगर अपन किसी चीज को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं
ठीक है, जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं है, पता भी नहीं है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले बहुत सारी चीजें की जाती हैं यार, डायरेक्टली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले कोई साइंटिस्ट आए जिन्होंने किसके बारे में बताया बच्चा, जिन्होंने आपके मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया, उसको डिस्क्राइब किया, बहुत सारी चीजें की। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि नहीं यार बहुत सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, इसको क्लासीफाई करने की बहुत ज़्यादा नीड है, इसको क्लासीफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम ऐसा करते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले डोवेराइनर नाम के साइंटिस्ट आए, और डोवेराइनर के बाद में एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड। इनके बीच में भी बहुत सारे साइंटिस्ट रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। तो हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना क्या दिया बेटा, अष्टक का नियम दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक टेबल बनाई, इन्होंने भी एक टेबल बनाई, ठीक है। और उस टेबल के अंदर इन्होंने ये चीज बोली बेटा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि मैं इसको ऑक्टेव नियम क्यों दे रहा हूं, ऑक्टेव का नियम क्यों बता रहा हूं मैं इसको। तो उनके ऑक्टेव नियम देने की वजह यह रही कि इन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास के, इन्होंने भी क्या किया बेटा, अरेंज ऑल द एलिमेंट, अरेंज ऑल एलिमेंट्स by increasing order of atomic mass, and according to him chemical property of every eighth element would be similar to its first element। समझ में आया बच्चा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये चीज बोली, इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, अरेंज कर दिया किसको, एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार, ठीक है। मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, तत्वों को अरेंज कर दिया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार, या फिर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार, या फिर हम ये बोल सकते हैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। कई बुकों में परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ रहता है और कई बुकों में परमाणु भार लिखा हुआ रहता है, दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज समझ में आई बच्चा, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, अरेंज ऑल एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स को अरेंज किया ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार किया, किसके, एटॉमिक मास के, किसके बच्चा, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इन्होंने इसको अरेंज करने की कोशिश की, ठीक है। इसके साथ में इन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू हिम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, क्या, हर 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, हर 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पहले एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी के क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी। उन्होंने यह चीज बोली, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। और इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से इनके लॉ को क्या नाम दिया गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम। क्यों, अच्छा एक रीजन और था, इन्होंने अपने नियम का कंपैरिजन किससे कर दिया, जो म्यूजिक के 8 नोट्स आते हैं ना, 8 नोट्स आते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा, मतलब सारे गामा पादा नी और फिर वापस से वो सा क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो उन्होंने इसलिए भी बोल दिया कि इसके अंदर जो 8वां लेटर आ रहा है ना, सा 8वां लेटर जो आ रहा है म्यूजिक का, वो फर्स्ट लेटर के क्या है, सिमिलर है। तो इन्होंने अपने लॉ का कंपैरिजन, इन्होंने अपने लॉ का, अपने नियम का कंपैरिजन किसके साथ किया बेटा, इन्होंने अपने नियम का कंपैरिजन कर दिया किसके साथ में, अंग्रेजी के जो 7 सुर आते हैं, म्यूजिक के जो 7 सुर आते हैं उसके साथ में। तो एक रीजन यह भी बताया जाता है इनका नियम को क्या बताने का बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बताने का।
ठीक है। बाकी इनका लॉ क्या था समझ में आया? इनका लॉ ये था कि इन्होंने भी एटम्स को या एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इन्होंने सबसे पहले इसको अरेंज किया। और इन्होंने ये चीज बोली कि इसके अंदर जो हर 8वां एलिमेंट होगा ना बेटा, जो 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के सेम के जैसा होगा। हर 8वें एलिमेंट की जो रासायनिक गुणधर्म होंगे, जो भौतिक गुणधर्म होंगे, वो बिल्कुल सिमिलर होंगे फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर हुआ क्या? बोलो बेटा। बेटा टाइम थोड़ा सा जल्दी ओवर होने वाला है ना, तो इसको राइट डाउन करते हुए चलो, तुम लोग राइट डाउन करते हुए चलो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ लॉ ऑफ ऑक्टेव। हेली बी 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 सी एन ओ, फिर फ्लोरीन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, और भी बहुत सारे थे, कोबाल्ट एंड निकिल, कोबाल्ट एंड निकिल। एक मिनट में देख लेने दो, मेरे को दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, कोबाल्ट एंड निकिल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, कॉपर, जिंक, इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, ऐसी। ठीक है, इसके बीच में एक और चीज़ आएगी बेटा, मैं भूल गया लिखना, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज, और ये हो गया आपका आयरन। ठीक है, तो ढंग से देखो, एक बार दोबारा देख लो कि इसके अंदर क्या आ गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां एलिमेंट आया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन के लगभग लगभग क्या थी? सेम थी। इस वजह से इन्होंने सबसे पहले तो इसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश की। भाई हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है इसका एटॉमिक मास, फिर लिथियम का 3 आ जाता है, फिर बेरिलियम का 5 के अप्रोक्सीमेट आ जाता है, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ जाता है। उसके बाद में फ्लोरीन, फिर उन्होंने ये बोला कि जो प्रॉपर्टी इसकी है ना, वही प्रॉपर्टी इसकी होगी, वही प्रॉपर्टी इसकी होगी, और वही प्रॉपर्टी इन दोनों की होगी। फिर उन्होंने बोला कि जो लिथियम की प्रॉपर्टी है ना, तो इससे 8वें नंबर पे जो आएगा, इसके बाद में 8वें नंबर पे जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आने वाले की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है बेटा? सेम रहने वाली है। इन्होंने ये चीज बोली। बोलो पल्ले पड़ा क्या? समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से इसके फोटो का कैप्चर करो, जल्दी फटाफट, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज बता देते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, क्लास कभी भी खत्म हो सकती है बच्चा, जल्दी करो, मे भी होने वाली है। डन, मिटाने जा रहा हूं। ओके ठीक, तो बेटा इनके अब बात आई कि भाई क्या यहां पे ये चीज ओवर हो गई? नहीं, इसके बाद में भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी खुद की पीरियोडिक टेबल दी। क्यों? क्योंकि इनके कुछ डिसएडवांटेजेस रहे होंगे। क्या? इनकी टेबल के कुछ डिसएडवांटेजेस रहे होंगे। तो तुम लोगों ने देखा कि एक जगह पे मैंने लिखा हुआ था कोबाल्ट एंड निकिल। इन्होंने क्या किया, अपने इस लॉ को, किसको इंक्रीजिंग, मतलब किसको सेटिस्फाई करवाने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज वाले लॉ को सेटिस्फाई करवाने के लिए अपने इस लॉ को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाले लॉ को क्या कर दिया बेटा? ब्रेक कर दिया। मतलब इन्होंने ये बोला था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार जमाऊंगा मैं। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि दो एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल सेम हो? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो अभी तो यह समझो कि एक साथ, अच्छा पहला तो यह समझो तुम लोग कि पहला तो ये क्यों इनवैलिड रहा, क्योंकि इन्होंने ये जो टेबल बनाई थी ये केवल और केवल वैलिड थी अप टू कैल्शियम तक। किसके ऊपर वैलिड थी बेटा? केवल ओनली अप टू कैल्शियम, वैलिड अप टू कैल्शियम। केवल किस पर वैलिड थी बेटा? ये केवल कैल्शियम तक के एलिमेंट के लिए वैलिड थी। उसके बाद में जो हैवी एलिमेंट आते हैं ना, उनके ऊपर उनका ये लॉ जो है वो क्या हो गया? बेकार साबित हो गया। उससे ऊपर इस लॉ के बारे में जानकारी उनको नहीं मिली। ठीक है, सेकंड, इन्होंने क्या किया, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए दो एलिमेंट को एक ही ब्लॉक में रख दिया।
एज एन एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल प्लेस एट सेम पोजीशन, प्लेस एट सेम पोजीशन, मतलब कोबाल्ट को और निकल को एक ही पोजीशन पर रख दिया गया जिससे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएं। ठीक है, समझ में आया? तो इस वजह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी क्या कर दिया गया बेटा, गलत साबित कर दिया गया। हालांकि गलत तो नहीं थे, ठीक है, कुछ चीजें इनकी भी सही थी, लेकिन लास्ट में जाके न्यूलैंड और लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्या कर दिया गया बच्चा, रिजेक्ट कर दिया गया। बोलो इतनी चीज समझ में आई? तो ये था आपका क्या बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या था बच्चा ये आपका, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई? बोलो अच्छा, ठीक है। अगर एक दो चीज मेरे को और देख लेने दो कि इसके अंदर और कुछ भी बताना है क्या। ओम नमः शिवाय। ठीक है, उन्होंने बेटा एक चीज के बारे में और बताया, उन्होंने क्या बोला कि उस टाइम पे उन्होंने, न्यूलैंड ने ये बोला, टिल देन उन्होंने न्यूलैंड assumed that only 56 elements would be discovered, है ना। उन्होंने क्या बोला कि केवल और केवल 56 एलिमेंट ही क्या किए जाएंगे बच्चा, मतलब 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। उन्होंने उनकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज था, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया बच्चा कि केवल और केवल 56 एलिमेंट ही नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज्यादा एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब जो बाद बाकी के जो एलिमेंट आए उनको कहीं पे भी अरेंज नहीं किया जा सकता था उनकी टेबल के अकॉर्डिंग। इस वजह से भी एक यह भी रीजन रहा कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्या बता दिया गया बेटा, रिजेक्ट कर दिया गया, इनवैलिड बता दिया गया। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? तो ये आपके दो लॉ मैंने करवाए हैं, एक तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया आप लोगों का, और एक डोवेराइनर लॉ हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी के जो लॉ है अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, जितने भी पढ़ाया है ढंग से पढ़ना है, आप लोगों को ढंग से तरीके से समझना है। ओके बच्चा, थैंक यू ऑल।